नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो है जो एनएचएम के एग्ज़ाम के जो फॉर्म थे वो 22 तारीख को कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बारी आ चुकी है। 22/12 को हमारी ये लास्ट डेट थी। लास्ट डेट निकल चुकी है। सभी ने अपने अपने जो फॉर्म है वो अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें तैयारी करनी है, इसको समझना है, इसका सिलेबस किस प्रकार से रहता है और इसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम का ये पेपर है अगस्त 22 में ये आपका आया हुआ था। एनएचएम कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स का ये पेपर है। इससे एक आइडिया हमें रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक इसमें हमें कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नर्सिंग से रिलेटेड आपको नई नई इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें लाते होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस द प्लान ऑफ केयर इज कॉल्ड। तो किसी व्यक्ति का जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा उसमें कलेक्ट किया जाता है तो उस प्लान को हम बोलते हैं असेसमेंट। और उसके बाद में जो डायग्नोसिस बनता है जिसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं उसे नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर जो हम अपना इम्प्लीमेंट करते हैं और लास्ट में जो ट्रीटमेंट के द्वारा जो आउटपुट निकलता है उसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो इस प्रकार से ये जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पुट किया गया था। आपको ये टॉपिक कवर करना जरूरी है फिजिकल एग्जामिनेशन का। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ट्रांसफरिंग ऑफ द अथॉरिटी। क्या है ट्रांसफरिंग, क्या हो रही है, अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे, परफॉर्म द सिलेक्टेड नर्सिंग टास्क इज ए सिलेक्टेड सिचुएशन टू ए कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो किसी भी जो योग्य व्यक्ति है उसे अपनी अधिकार और जिम्मेदारों को उसको देना क्या कहलाता है, डेलीगेशन। क्या कहलाता है, डेलीगेशन। नर्सिंग डेलीगेशन या डेलीगेशन इसमें जो सही आंसर है इसका। इसके अलावा जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए, एवोल्यूशन कहलाता है किसी व्यक्ति का एवोल्यूट करना, और असेसमेंट कहलाता है किसी व्यक्ति का परीक्षण करना, और उस असेसमेंट के बाद में जो उसको प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए प्लानिंग की जाती है, वो योजना कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर था वो डेलीगेशन था। क्वेश्चन 3 एक बार देख लेते हैं। ये टेक्निक, इसमें बात हो रही है, एक टेक्निक के बारे में बात हो रही है। इन टेक्निक में क्या हो रहा है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, साउंड और वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उससे क्या पता निकाला जा रहा है, इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है किसी भी एरिया की। तो उसे हम क्या कहते हैं, परकर्शन। जब किसी भी एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर फिंगर टिप के द्वारा उससे एरिया को वाइब्रेट किया जाता है और उसमें होने वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परकर्शन। जैसे आपने जो असाइटिस के जो पेशेंट रहते हैं उन्हें आप देखा होगा कि उसकी फिंगर टिप के द्वारा उसके फ्लूइड के बारे में सही तरीके से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो भी उसके वो रहते हैं, ब्लडर वाले जो पेशेंट रहते हैं उसके ब्लडर को भी इसके द्वारा अस्कल्टेट करके पता किया जाता है, परकर्शन के द्वारा पता किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री। ये पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड द नर्स विद इंफॉर्मेशन टू प्राइमरी। तो उससे क्या होता है, उससे होता है आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। उससे क्या पता पड़ता है कि किसी व्यक्ति की जब हेल्थ हिस्ट्री को कलेक्ट किया जाता है और उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो इन सब से क्या पता पड़ता है, उस व्यक्ति की जो बीमारी है उस बीमारी या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में मालूम पड़ता है, और उससे संबंधित जो दूसरी प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हमें मालूम पड़ जाता है, जिससे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे, कोलैबोरेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे संबंधित जो भी इसकी दिक्कत है उससे हम मालूम कर सकते हैं। और ये आपके जो क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं वो लगभग आपके फिजिकल एग्जामिनेशन वाले टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट होना है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका
इंटरप्रोफेशनल केयर में प्लान दैट स्पेसिफाई केयर एंड डिजायर्ड आउटकम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर द पेशेंट विथ ए पर्टिकुलर डायग्नोसिस या हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल पाथवे। इसमें क्या हो रहा है, केयर प्लान के द्वारा उसमें क्या हो रहा है, आपका पहले उसका असेसमेंट किया जा रहा है, फिर उसको नर्सिंग डायग्नोसिस उसमें निकला जा रहा है, उसके बाद में उसको प्लानिंग की जा रही है, प्लानिंग करने के बाद में उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके बाद में लास्ट में क्या हो रहा है, एवोल्यूशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसमें उसकी जो भी ट्रीटमेंट दिया है उसका क्या आउटपुट निकला है। एवोल्यूशन को हम दूसरा वर्ड में आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो ये निकल रहा है, तो ये पूरा पाथवे क्या करते, इसको पूरे पाथवे को हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल पाथवे। क्या बोलेंगे इसको, क्लिनिकल पाथवे, जो ए से लेके आखिरी में ई पे खत्म हो जाता है। अनदर क्वेश्चन है आपको, द प्रोसेस, एक प्रोसेस के बारे में। इसमें क्या हो रहा है, पेन सिग्नल, जो पेन के सिग्नल हैं वो क्या हो रहा है, पेरिफेरल का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है, उसके ये हाथ यदि दिए हैं और इसकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो हाथ से जाने वाला दर्द कहाँ जा रहा है, पहले जा रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के बाद में ये जा रहा है आपका ब्रेन में। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले आपके पेन के जो सिग्नल है वो पेरिफेरल से कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल की तरफ जा रहे हैं, और स्पाइनल से फिर ये जा रहे हैं आपके ब्रेन की तरफ, और ब्रेन में पहुंचने पर जो व्यक्ति है उसको फीलिंग आती है, पेन की फीलिंग आने लगती है, और इस जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। अनदर क्वेश्चन है, एन इन्फेक्शन अकर इन पेशेंट ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑफ केयर। क्या हो रहा है, एक इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन कहाँ पकड़ रहा है व्यक्ति को, जब वो किसी अस्पताल में क्या हो रहा था, केयर के लिए आया था, और हॉस्पिटल में फिर अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में वो आया है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है जो टाइम ऑफ एडमिशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये क्या है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। इसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, क्रोमियल इन्फेक्शन। ये दूसरी भाषा में हम इसको एक बार भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा, व्यक्ति आया था हर्निया का ऑपरेशन कराने और निमोनिया की प्रॉब्लम उसको हो गई, तो ये क्या होता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अनदर क्वेश्चन है उसको कि हु शुड बी इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट एंड सर्विलेंस। तो ये आपका मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है ऑडिट के बारे में, और ऑडिट के जो क्वेश्चन आते हैं ये मैनेजमेंट से संबंधित रहते हैं। तो आपको पता है कि जब भी किसी हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ की ऑडिट होता है तो उससे संबंधित स्टाफ के बारे में सभी इन्वॉल्व रहते हैं, और इसमें जो ऑडिट हो रहा है ये क्या का हो रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल का ऑडिट हो रहा है। और आपको पता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल में जो भी हेल्थ केयर के सभी स्टाफ रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऑल हेल्थ केयर स्टाफ आपके इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो हेल्थ केयर स्टाफ आपका इसका सही आंसर है। एक अनदर क्वेश्चन है आपका, ए कंडीशन है इन विच द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड टू एरिया ऑफ द बॉडी बिलोंग टू द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो यदि किसी व्यक्ति को मान के चलिए कि जो सबसे ज़्यादा आपको ये देखेगा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उनके पाँव में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो पाँव का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे करके उनकी पूरी बॉडी में कवर करने लगता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। या इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि इसमें जो कुछ अदर बैक्टीरियल होते हैं जो लोकलाइज इन्फेक्शन करते हैं, पर वो लास्ट में आगे जाके सिस्टमेटिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार का जो इन्फेक्शन कहलाता है वो कैसे प्रकार कहलाता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, फैला हुआ संक्रमण। क्या बोलेंगे इसको, जब वो व्यक्ति का किसी लोकल से सिस्टमेटिक और तक ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे बोलते हैं डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड हाउ मेनी कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कि
बेसिक जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है, फर्स्ट रहती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा रहता है आपका प्रोटीन और तीसरा रहता है आपका फैट। तो जो बेसिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है वो हमें कितनी मिलती है, 4 ग्राम, और सबसे ज़्यादा जो मिलती है बसा से 9 काल आपको मिलती है। तो इसमें 4 ग्राम आपको कैलोरी आपको इसमें मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। ये आपका न्यूट्रिशन का एक और क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें से भी न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें है आपका वेन इन न्यूट्रिशनल डिलीवरी इनटू द जीआई ट्रैक्ट डिस्टल टू द ओरल कैविटी बाय ए ट्यूब या कैथेटर इज कॉल्ड। तो ये आपका फंडामेंटल का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ लिया, फंडामेंटल का आपका क्वेश्चन है। और ये इसमें है किससे, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, किससे, पेरेंट्रल जो न्यूट्रिशन एक आपका टॉपिक है उससे आपके क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या हो रहा है आपका कि जो व्यक्ति खाना नहीं खाता है उस व्यक्ति को या तो राष्ट्रीय के थ्रू या फिर आपका एक जो पोषण है वो आपका बाहर से दिया जाता है अलावा खाने के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेटल न्यूट्रिशन। क्या है, इंटरनल। तो इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपका जो है वो आपका आ गया है न्यूट्रिशन से। एक और क्वेश्चन है आपका कि डेफिशिएंसी, आप इसमें याद रखें, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन द डाइट इज एसोसिएटेड विथ रफ एंड ड्राई स्किन इज नो। तो आपको पहले बता दूं कि आपको विटामिन्स और मिनरल, विटामिन्स और मिनरल्स के टॉपिक में आपको इस सभी विटामिन्स की वैल्यू आपको याद रखना है, इनके बॉटनी नाम याद रखना है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए, डिफिशियंसी से आपकी कौन सी बीमारी होती है ये आपको पता होना चाहिए, मिनरल्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार की जो बीमारी है वो आपकी कौन सी है, फेरेंडोडर्मा, एक प्रकार की स्किन की डिसीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन क्या हो रही है, रफ हो रही है और ड्राई हो रही है। और ये हो रहा है एसेंशियल फैटी एसिड की कमी की वजह से। किसकी वजह से, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको इस टाइप की जो विटामिन्स मिनरल्स इसकी नॉर्मल वैल्यूज़, नॉर्मल डिफिशियंसी से होने वाली वैल्यूज़ और बीमारी आपको ये विशेष रूप से याद रखना है विटामिन्स वाले और न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। इसके बाद में क्वेश्चन है द न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंट फ्रॉम द विटामिन डी। तो आपको पता है न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट फॉर्म आपका विटामिन डी का कौन सा है, तो आपको पता है कि कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस रखता है। इस प्रकार की जो प्रिपरेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इसको विटामिन डी को प्रोवाइड कराने में। तो आपने कभी बार दवाई में जब आपको देखा कैल्शियम की जो दवाई रहेगी या टेबलेट रहेगी उसमें प्लस विटामिन D3 आपका जरूर रहेगा, और विटामिन जो D3 रहता है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करता है। ठीक है, इसलिए कैल्सीफेरॉल विटामिन जो डी है वो इसको विटामिन डी से संबंध है, विटामिन D3 आपका ये कहलाता है। ठीक है, इसको कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल के फॉर्म में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अनदर क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन लीजन एसोसिएट विथ राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी। तो राइबोफ्लाविन की जो कमी रहती है उससे सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है आपकी एंगुलर स्टोमेटाइटिस, या फिर ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा उसमें आपकी देखी जाती है। और एक्ने या मुहासे और स्किन लीजन, ये विटिलिगो, ये आपकी अदर विटिलिगो का आपको पता होना चाहिए। विटिलिगो जो होती है वो होती है मेलानिन की कमी से, या फिर जो मेलानोसाइट्स होती हैं जो स्किन की जो क्या बोलते हैं सेल होती हैं उसकी वजह से, मेलाना की वजह से आपकी विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है। और एक्ने और मुहासे ये अदर डिसीज़
आपकी हैं, पर इसका जो सही आंसर वो है आपके एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस राइबोफ्लाविन की कमी से होती हैं। एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन HB में जो आयरन की जो वैल्यू रहती है उसमें कितनी रहती है, तो उसको आप बता सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन की जो वैल्यू रहती है वो रहती है अभी 3.34 मिलीग्राम। तो आपके 1 ग्राम जो HB रहता है उसमें आपके कितना रहेगा, 3.34 मिलीग्राम आयरन की प्रिपरेशन उसमें आपकी पाई जाएगी। तो आई थिंक ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। ये 15 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम इसके अंतर्गत लाते रहेंगे। इसकी हम आपको एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको NHM के जो भी क्वेश्चन हैं वो एक एक करके आपको इसमें देते रहेंगे। स्टाफ नर्स के जो भी क्वेश्चन हैं इसके साथ साथ हम आपको सिलेबस भी जो आपका इसमें शामिल किया गया है उस सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए इसी प्रकार की नई सीरीज में, इसी प्रकार के नए वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं से अपनी तैयारी को थोड़े मजबूत कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें देता है मोटिवेशन इसी प्रकार की मेहनत करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।